एफएम रेनबो के इस खास कार्यक्रम एफएम मेहमान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ हैं आज जाने माने व्यंगकार नीरज बधवार। तो नीरज बधवार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं हूं पारुल। बहुत बहुत स्वागत आपका नीरज बधवार जी हमारे इस कार्यक्रम एफएम मेहमान पर। शुक्रिया पारुल, और शुक्रिया इस बात का भी कि आपने मुझे जाने माने व्यंग्यकार कहा, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार जी। तो बस इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले नीरज जी कि आपका इस लेखन की दुनिया में पदार्पण कैसे हुआ? आपने लेखन के बारे में कब और क्यों सोचा? पारुल, पिछले 8 या 9 सालों से मैं अलग अलग अखबारों के लिए व्यंग्य स्तंभ लिख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 10 या 12 साल पहले मैंने लिखने की शुरुआत की थी, और वो छोटे मोटे जिंगल के तौर पर हुई, टीवी विज्ञापनों के तौर पर हुई। और जब इंसान शुरुआती तौर पर लिखना शुरू करता है तो खुद को भी पहचानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ह्यूमर और एक सटायर एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे लगा कि शायद ये ऐसी विधा है जिसमें मैं थोड़ा आराम से लिख सकूं, और इसी दौरान इंसान जब बाकी व्यंग्यकारों को पढ़ना शुरू करता है, उनसे व्यंग्य की टेक्निक सीखना शुरू करता है, तो फिर उसे समझ में आता है कि हाँ, अगर मैं कोशिश करूँ तो इस विधा में कुछ कर सकता हूँ। इसी रूप में मेरी 8 या 9 साल पहले शुरुआत हुई व्यंग्य लेखन की। अखबारों में लिखना शुरू किया और तब से अब तक धीरे धीरे सीखने की कोशिश जारी है। हालांकि आपने तो मुझे जाने माने व्यंग्यकार कह ही दिए। जी, अच्छा ये बताइए नीरज जी कि आइडियाज जो हैं लिखने के, व्यंग्य लिखने के, वो कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं उनको? जहाँ तक आइडिया की बात है, व्यंग्यकार के तौर पर मेरे साथ कह सकता हूँ कि एक आसानी या एक सुविधा ये है कि मैं व्यंग्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी हूँ, तो खबरों से जुड़ाव तो हमेशा रहता है, भले वो स्पोर्ट्स की खबरें हों, राजनीति की हों या बाकी दुनिया की हों। तो जहाँ तक करंट इश्यूज़ पर लिखने का सवाल है, तो पत्रकार होने के नाते करंट इश्यूज़ पर लिखने के लिए मुझे ज़्यादातर आइडियाज़ वहीं आते हैं। और दूसरा, चूँकि लेखक हैं, एक ऑब्जर्वर भी हैं, सोसाइटी को देखते हैं, आसपास क्या चल रहा है उसे भी देखते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ की गतिविधियाँ नोट करते हैं, शादी में जाते हैं तो वहाँ लोगों को देखते हैं, और जितने लोगों से मिलते हैं उन्हें भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो समाज या जीवन शैली से जुड़ी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से, लोगों से मिलजुल कर समझ में आती हैं। कभी व्यक्तिगत तौर पे भी किसी पर कुछ व्यंग किया है, या फिर कभी किसी ने कभी बुरा माना, कुछ ऐसा हुआ है? व्यक्तिगत तौर पर तो खैर किसी पर व्यंग नहीं किया। जहाँ तक मुझे लगता है कि मानवीय कमियों की बात है, वो कमोवेश सभी में है। अगर मुझे लगता है कि कोई कमजोरी मेरी है, अगर लाख चाहने के बावजूद अगर मुझे लगता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ या डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो इस रूप में अगर मैं खुद पर व्यंग्य कर रहा हूँ तो मैं इसी फितरत पर बहुत सारी लोगों की और भी व्यंग्य कर रहा हूँ। तो जब हम किसी और पर व्यंग्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पर भी कर रहे होते हैं, और जो कमियां कहीं ना कहीं हम खुद की मानते हैं तो हमें ये मान के कहीं ना कहीं चलना पड़ता है कि बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। जी, अच्छा ये बताइए कि आपने राजनीतिक मुद्दों पर भी लिखा है। जी, तो राजनीतिक मुद्दों पर अगर कोई इंसान लिखना चाहे तो उससे आप सेफ कैसे रह सकते हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं पारुल। आजकल पहले तो ये था कि कोई भी इंसान अगर राजनीतिक व्यंग्य लिखता था तो वो अखबार में या मैगजीन में लिखता था। आजकल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा माध्यम सोशल मीडिया का भी है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है। जी। तो मैं ट्विटर और फेसबुक पर भी सक्रिय हूँ। तो जहाँ तक सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग्य लिखने की बात आती है तो वहाँ पर इस तरह का कोई बंधन नहीं रहता कि हमें किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि यही सोशल मीडिया की ताकत भी और खासियत भी है कि यहाँ पर आप सीधा नाम भी ले सकते हैं, और शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि हम ताकतवर लोग हैं, लेकिन अगर वो भ्रष्ट हैं तो उन पर सीधा हमला कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कभी अखबारों पर लिखते हैं तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल आप सोच समझते हैं? बिल्कुल, जब अखबार में हम लिखते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि अखबार में इस बात का ख्याल जरूर रखना पड़ता है, हालांकि बहुत ज़्यादा बंदिश नहीं रहती कि आप किसी का नाम न लें, लेकिन एक व्यंग्यकार के तौर पर मैं इसे एक चुनौती भी मानता हूं कि अगर मुझे किसी एक खास नेता पर व्यंग्य करना है लेकिन उसका नाम नहीं लेना, तो ये मेरी लेखनी की ताकत होनी चाहिए, उसकी शैली होनी चाहिए कि मैं बिना नाम लिए लोगों तक चीज़ कन्वे कर पाऊं कि हाँ, मैं इसी शख्स की बात कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि व्यंग्य इस रूप में कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है जब आप नाम नहीं लेते और बिना नाम लिए लोगों को बता देते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग इसमें नाम को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं, तो उसमें आप बिलीव करते हैं? उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहाँ तक ये तोड़ने मरोड़ने की बात भी है, ये भी सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के तेवर ऐसे हैं, वहाँ पर एक खुलापन है, लोगों में छूट है, वहाँ पर किसी तरह का कोई एडिटोरियल आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो वहाँ जो इंसान जैसा करना चाहे और जो जैसा पसंद करना चाहे उससे पूरी छूट है। अच्छा नीरज जी, ये बताइए, जहाँ आज
अधिकतर युवा अंग्रेजी की किताबों की तरफ उनका रुझान ज्यादा है, तो उसमें आप जो है वो हिंदी में लिखते हैं और सोशल मीडिया पर भी आप हिंदी में ही लिखते हैं, तो इसकी खास वजह क्या है और आपको लगता है कि इससे यूथ ज्यादा कनेक्ट करेगा? मतलब कैसे आपको लगता है कि इंग्लिश तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हिंदी में लिखने की सबसे खास वजह तो ये है कि मैं अंग्रेजी में लिख नहीं पाता हूँ जी। और जहाँ तक आपने कनेक्ट करने की बात कही, मुझे लगता है कि ये भी एक मिसपरसेप्शन है। ये कहा जाता है कि यूथ जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ता है या यूथ जो है हिंदी की चीज़ें पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि यूथ आपके विचारों में आधुनिकता पसंद करता है। अगर आपके विचार ऐसे हैं जिससे यूथ कनेक्ट कर सकता है, तो ये बात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह जाती कि आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं। मैं आपको यहीं पर ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 3 या 4 साल पहले ट्विटर पर आया था, और इवन कि आज भी बहुत सारे हिंदी अखबार और चैनल भी वो अंग्रेज़ी में ट्वीट करते थे, क्योंकि तब भी ये माना जाता था कि लोग हिंदी में नहीं पढ़ते थे। लेकिन वहाँ पर मैंने हिंदी में ट्वीट करना शुरू किया, क्योंकि मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ, वन लाइनर शुरू किए, और मैंने देखा कि धीरे धीरे लोगों ने उसको पसंद किया, और आज जो ट्विटर अकाउंट मैं चलाता हूँ उसकी हज़ारों की फॉलोइंग है। ये बात शायद अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं जिससे यूथ कनेक्ट कर सकता है, आपका विट, आपका ह्यूमर उन्हें पसंद आता है, तो भाषा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। और भाषा, कठिन भाषा बहुत ज्यादा मायने शायद नहीं रखती, ये भी एक बात है कि बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा, ना ही कोई उपदेश देना चाहूँगा, ना ही मैं उस स्थिति में हूँ कि बाकी लोगों की भाषा इस तरह की जिससे लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं जो भाषा लिखता हूँ वो मेरी भाषा है, और अगर मेरी भाषा में बहुत सारे लोग अपनी भाषा ढूंढ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ की खुशी है, और शायद उन्हें भी इस चीज़ की खुशी है कि मैं ऐसी ज़बान में लिख रहा हूँ जो उनकी ज़बान है और जिससे वो बहुत आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाषा एक माध्यम है, असली बात यह है कि जो आपका विचार है उससे लोग किस हद तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। यूथ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? आप लेखन की बात कर रही हैं, हास्य व्यंग की? जी, लेखन की बात कर रही हूँ। हालांकि अभी तो मेरी खुद की उम्र ऐसी है कि मैं लोगों से टिप्स लेता फिर रहा हूँ, और ये कहना कि मैं उन्हें कुछ सलाह दूंगा, मुझे लगता है शायद बड़ा बोलापन होगा। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ज़रूर इसमें कह सकता हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ लगती है, कोई भी काम जीवन में लगता है, लेखन ही नहीं, और आपकी कन्विक्शन है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप कीजिए। लोगों की बात सुनिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी की बात को अंतिम सच मत मानिए। ये मत सोचिए कि जैसे इन्होंने कहा है चीज़ वैसे ही हो सकती है, क्योंकि हर इंसान अपनी स्थिति में रह के, अपनी जगह पर रहकर दुनिया को अपने तरीके से देख रहा है, और किसी की सलाह को मानने का नुकसान ये है कि जो उसकी सीमा है वो आपकी भी सीमा बन जाएगी। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो अपने ऊपर यकीन रखिए, लगातार सीखिए, जो लोग अच्छे काम करते आए हैं उन्हें पढ़िए, उन्हें देखिए, और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पैशन। अगर आप किसी काम को लेकर पैशनेट खुद को फील करते हैं और उसे करने में आनंद आता है, तो वो आनंद ही आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप पहुँच पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि वही काम करें जिसमें आप अच्छा महसूस करें, आप खुद उसको एंजॉय करें, खुद उससे प्यार करें, तभी शायद वो चीज़ और पनपती है। बिल्कुल। अब नीरज जी आपके साथ खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। जरूर। आपको जल्दी बताना होगा कि हम जो भी पूछेंगे आपको उसका जल्दी से जवाब देना होगा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अभी तो खैर जो मैंने लिखी है वही है, आप कहें तो उसका नाम ले दूं? जी ले दीजिए। हाँ बिल्कुल। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक है हम सब फेक हैं, और इसके ऑथर हैं जाने माने व्यंग्यकार नीरज भदवार। आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं? नीरज भदवार। आपकी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी खैर ऐसी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक रचनात्मक इंसान होने के नाते मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि किसी सुबह उठूं और मुझे लगा कि बहुत सोचने पर भी मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। एक लेखक के लिए, एक रचनाकार के लिए सबसे बड़ी असुरक्षा यही होती है कि वो दिमागी तौर पर दिवालिया हो गया है, कंगाल हो गया। आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? और ये इनसिक्योरिटी से थोड़ा सा अलग है। सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है, बहुत ईमानदारी की बात है, क्योंकि मैं बहुत खुद नीचे से उठा आदमी हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि जब मैं लिखता हूँ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पसंद भी करते हैं, तो अनजाने में भी ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए कि मेरी वजह से कोई हर्ट फील करे या किसी को दुख हो। क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन आपको क्या लगता है? क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जब हम चीज़ों को फॉर्मेट में बांधने लगते हैं, ढांचों में बांधने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती। एक अंग्रेज़ फिलोसोफर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्रिएटिविटी का एक ही फंडा है कि कोई भी काम जो आप पैशन से करते हैं उसे जितने अनुशासनहीन तरीके से कर सकें करें। किसी की सलाह मत मानिए, कोई पैटर्न फॉलो मत कीजिए कि चीज़ ऐसी होगी। जो चीज़ पसंद है कीजिए, उसे जितने अनुशासनहीन तरीके से, जितनी अपनी मर्जी से कर सकें करिए। आपने किसको कॉपी किया?
कभी किया आपने? जब मैं यहाँ पर लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप किसी को कॉपी मत कीजिए, तो जाहिर तौर पर कि मैंने भी जीवन में ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को एडमायर किया, अलग अलग क्षेत्र के, वो लेखन के क्षेत्र हों या बाकी दुनिया के हों। सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं आप? सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ? सब सुन रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार इंसानों की बात कर रही है, लिखने की बात? इंसानों की बात कर रही हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार तो मैं अपनी 1.5 साल की बेटी स्वरा से करता हूँ। आपका फिल्म्स में कोई इंटरेस्ट है? फिल्म्स में कभी आगे लिखने की कुछ सोचेंगे? कुछ ऐसा है कोई प्रोजेक्ट? हाँ, फिल्म्स में मेरी पूरी दिलचस्पी है। मैं चाहूँगा कि वक्त मिले तो मैं किसी एक विचार पर, एक आइडिया पे काम करूँ, उसका स्क्रीन प्ले लिखूँ, डायलॉग लिखूँ, लेकिन हाँ स्टोरी भी शायद उसकी मैं खुद ही लिखना चाहूँगा। और हमारे सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने एक फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे हैं। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हो पाया, इसलिए दर्शकों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ वो भी एक अपने आप में एक अच्छा रचनात्मक अनुभव रहा, उसकी अपनी चुनौतियाँ भी थी। लखनऊ के लोगों के लिए, जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उनको कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, या जो भी इस फील्ड से जुड़ना चाहें उनको कुछ खास मैसेज आज FM रेनबो की तरफ से दीजिए? बिल्कुल, लखनऊ आए अभी बमुश्किल मुझे 1 दिन हुआ है और 2 तरह के अनुभव लखनऊ से जुड़े मुझे मिले हैं। जहाँ तक लोगों से जुड़ा अनुभव है वो तो बहुत ही खूबसूरत रहा है। मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने जितने खुले दिल से स्वागत किया, प्यार दिया, उसे शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ के ट्रैफिक को लेकर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लखनऊ वालों की आदत है, मशहूर है इस बात को लेकर कि पहले आप, लेकिन जहाँ तक ट्रैफिक में गाड़ी निकालने का सवाल है, हर आदमी पहले मैं कहता है दिखाई देता है। तो अगर लखनऊ वाले ट्रैफिक के मामले में भी पहले आप कहने लगे तो यहाँ का ट्रैफिक बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे सारे लिसनर्स ये सुन लिया है कि लखनऊ का जो ट्रैफिक का थोड़ा सा है जो सिस्टम, उसमें पहले आपको ज्यादा तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, लखनऊ वालों की खासियत है पहले आप, तो आप ट्रैफिक में भी पहले आपका नियम अपनाएं, तो मुझे लग रहा है ये शहर और ज़्यादा खूबसूरत और व्यवस्थित हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस आपकी किताबों के लिए और जो भी आप आगे ज़िंदगी में करना चाहें उसके लिए। पारुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने इत्मीनान से पूरी बातचीत सुनी। और आपका एक बार फिर से इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने मुझे जैसे नए लेखक को मौका दिया और अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मंच दिया।